हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल ग्रो आईपीओ की लिस्टिंग है 12 नवंबर को। लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। होल्ड करें या सेल करके एग्जिट हो जाएं। उसके अलावा पाइन लैब्स आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस, सारी चीजें जानेंगे। उसके अलावा कल दो आईपीओ की एंकर लिस्ट आ चुकी थी। फिजिक्स वाला आईपीओ और एमवी आईपीओ दोनों की एंकर लिस्ट हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और कल की तारीख में टेनेको आईपीओ ओपन होने वाला है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। उसकी एंकर लिस्ट आ जाएगी, बट कल की तारीख में उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो सारे आईपीओ के अपडेट लेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले फिजिक्स वाला का आईपीओ, तो इसने जो एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा 1563 करोड़ लगभग इतने जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो एंकर लिस्ट के अंदर अगर म्यूचुअल फंड या डीआईआईस की अगर बात करें तो उसके अंदर अगर बड़े नाम देखे थे आईसीआईसीआई, कोटक, निपॉन, उसके अलावा 361, आदित्य बिरला, मोतीलाल ओसवाल, टाटा, डीएसपी, इन्वेस्को, हेलियोज, बरोडा, एडलविस, पीजीआईएम, कैनरा। तो इस तरह के कुछ म्यूचुअल फंड के अंदर नाम शामिल है। और एफआईएस की अगर बात करें तो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, टेम्पलेटन ग्लोबल, गोल्डमैन सैक्स, फिडिलिटी, पब्लिक सेक्टर, अल महवार, पाइन ब्रिज, इस तरह के कई बड़े नाम शामिल है। ओवरऑल एंकर लिस्ट ठीक है, मतलब इतनी वाव नहीं, इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं कह सकते। अच्छी एंकर लिस्ट है, अबव एवरेज कह सकते हैं। 6, 6.5, 6.5 से ऐसी रेटिंग आराम से दे सकते हैं इसको। बाकी इतनी वाव भी नहीं है कि पूरा 1 पॉइंट दे। उसके अंदर जो एंकर लिस्ट है, एंकर लिस्ट अबव एवरेज है, आधा पॉइंट आराम से दे सकते हैं। एक भी दे तो चल जाएगा, बट आधा पॉइंट इसके लिए डिजर्व करता है, क्योंकि जो ये एंकर लिस्ट है मतलब इतनी इंप्रेसिव मुझे नहीं लगी। हाँ, एक बड़ा इशू साइज है, बड़ा पोर्शन जो है एंकर इन्वेस्टर्स को अलॉट किया गया, इस कारण क्या है कि एंकर्स बड़े शामिल हुए हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन 0.07 टाइम्स टोटल सब्सक्राइब हुआ है पहले दिन के अंदर, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, सारे पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। इंप्रेसिव नहीं है, यहाँ पर भी 0 पॉइंट मिलता है अभी। जीएमपी सिर्फ 1% है, ₹2 पर शेयर के आसपास। तो यहाँ पर भी 0 पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि हमारा मिनिमम क्राइटेरिया रहता है कि 20%, 10% हो तो आधा पॉइंट, और 20% हो तो पूरा 1 पॉइंट। वैसे जीएमपी अंदाजा, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना चाहिए। वैल्यूएशंस भी ओके ओके हैं, तो वैल्यूएशंस में भी आधा पॉइंट मिलता है। तो अभी कुल मिला के इसको 4 में से 1 ही पॉइंट मिल रहा है, मतलब थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है। इसकी जो फैक्टर्स है वो रिस्की नजर आ रहे हैं। मेरी तरफ से बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। पर दोस्तों, एमवी आईपीओ की भी एंकर लिस्ट आ चुकी है। उसने 1305 करोड़ रुपए जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो म्यूचुअल फंड या डीआईएस की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई, कोटक, 361, टाटा, एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, आदित्य बिरला, फ्रैंकलिन इंडिया, बीएनपी, इस तरह के कुछ नाम शामिल है। एफआईआईस के अंदर अगर बात करें तो एफआईआईस के अंदर थोड़े अच्छे नाम शामिल है। आबू धाबी, प्रूडेंशियल हांगकांग, ईस्ट स्प्रिंग, सोशिएट जनरल, ओरिजिन मास्टर, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, सिटी ग्रुप, नोमुरा। तो एफआईआईएस के अंदर कुछ अच्छे नाम कह सकते हैं। तो इसकी एंकर लिस्ट फिजिक्स वाला से थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी, तो इसको 10 में से 7.5 जैसी आराम से रेटिंग दे सकते हैं, मतलब ऐसा इसकी एंकर लिस्ट को देखते हुए लग रहा है। ठीक है, बाकी हर किसी का आंकलन अलग अलग होगा कि उसको अच्छी लगी, कौन सा बुरा लगा। और बाकी आपको कैसे लगी कमेंट मुझे करके जरूर बताइएगा। इसकी एंकर लिस्ट को आधे में से आधा, मतलब आधे से लेकर 1 पॉइंट तक दे सकते हैं आराम से। बाकी इसकी भी जीएमपी डाउन हो गई 2% के आसपास, ₹5 पर शेयर, मतलब जीएमपी काफी डाउन है। तो जीएमपी में तो 0 पॉइंट मिलता है। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 0.09 टाइम्स, ये भी यहाँ पर भी 0 पॉइंट मिल जाता है। बाकी वैल्यूएशंस देखा जाए तो ओके ओके है, वहां पर आधा पॉइंट मिलता है। तो इसकी भी जो पैरामीटर्स है वो 1 से 1.5 नंबर बन रहा है, मतलब 4 में से। तो ये भी थोड़ा अभी जो पैरामीटर्स रिस्की नजर आ रहे हैं। बाकी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इससे अभी की जो लेटेस्ट जानकारी वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ग्रो आईपीओ की लिस्टिंग डे पर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। सबसे पहले लिस्टिंग डेट है 12 नवंबर को, कल 9 बजे मार्केट खुलेगा, 10 बजे से आईपीओ की लिस्टिंग होगी। 10 बजे से पहले प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको नहीं पता कैसे लगाते हैं तो सर्च कीजिए आईपीओ प्री मार्केट ऑर्डर, जॉइस करते लिखकर आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा। अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो ₹100 के अंदर हमें अलॉट हुआ है, और लगभग 4 से 5% के आसपास जीएमपी बता रही है। तो मान के चलेगी ₹105 के आसपास ग्रे मार्केट के अनुसार लिस्टिंग होने की संभावनाएं नजर आ रही है। बाकी मेरी तरफ से ये लिस्टिंग प्राइस नहीं, ये जीएमपी जो चल रही है अंदाजन उसके अनुसार है। बाकी जीएमपी का अंदाजा, इसके पूरे भरोसे हमको नहीं रहना है, वो तो कल की डिमांड पर एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या रह सकता है। बाकी अभी मार्केट के अंदर, ग्रे मार्केट में ये डिमांड चल रही है। बाकी नेगेटिव लिस्टिंग होने की जो संभावना है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। बाकी अभी जो लिस्टिंग हुई है जितनी भी आईपीओ की, तो उसने थोड़ा डरा दिया है। हो सकता है कि भाई लोगों को डर लग जाए कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग ना हो जाए। तो ये कंपनी इतनी ज्यादा कोई रिस्की नजर नहीं आ रही कि भाई लगे कि भाई नेगेटिव लिस्टिंग हो। बाकी देखते हैं, कल डिमांड सप्लाई का खेल है, वो तो उस टाइम पता चलेगा। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको कहा भी है, जो भी टारगेट हमें फिक्स रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का आपने टारगेट रखा है तो शॉर्ट टर्म का फिर सोच के चलिए कि भाई लिस्टिंग लेकर एग्जिट होना बढ़िया स्ट्रेटेजी। लॉन्ग टर्म का टारगेट रखा है तो उस बेसिस पर चलिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि इसका सेक्टर है स्टॉक ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड वगैरह का, ये बिजनेस काफी अच्छा है, डिमांडिंग है। और इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी अच्छे रहते हैं। बिजनेस के अंदर ये लीडिंग कंपनी, अभी कंपनी फाइनेंशियली देखा जाए तो स्ट्रांग है।
और कंपनी प्रॉफिट के अंदर भी है, इसके ऊपर डेट भी काफी कम है, मतलब ये इसके लिए अच्छी बात है। 2024 के अंदर जो लॉस है वो टैक्सेस के कारण है, टैक्स वगैरह इसका लगा था इंडिया के अंदर, इसने अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था। बाकी इसके मार्जिन्स अच्छे हैं, हर साल मार्जिन्स के अंदर ग्रोथ है, और जो ग्रो है उसका मार्केट शेयर अभी लगातार बढ़ रहा है। और इसकी जो ऐप है वो काफी अच्छी है, मतलब इसके लिए प्लस पॉइंट है इसका ऐप, उसके अंदर म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ, मतलब और भी काफी सारी सर्विसेज मिल जाती है वहां पर इन्वेस्टमेंट को लेकर। ऐप भी काफी क्लीन है, नीट एंड क्लीन, काफी अच्छी ऐप है, मतलब इंप्रेसिव है, ये इसका बड़ा प्लस पॉइंट है। जो बिगनर आता है तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है ग्रो ऐप पर। बाकी जो ऐप अगर देखिए जीरोधा वगैरह, एंजल, वो थोड़ी सी हल्की सी मुश्किल है इससे, ये थोड़ा इसका इजी टू यूज लगती है। मैं पर्सनली, ऐसा नहीं कि मैं पर्सनली इतना ज़्यादा ग्रो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं तो सारी ऐप मैंने देख रखी है, बट जो मैंने ऐप देखी उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, उसके ग्रो थोड़ी ईजी लगती है सबसे। कि आपकी क्या राय है, आपको कैसी ऐप लगती है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, ऐसा विशेष मुझे कुछ नहीं लगा कि भाई बहुत ज़्यादा रिस्की हो, ऐसा मतलब रिस्क पैदा करने वाला कुछ नेगेटिव नहीं लगा। एक नेगेटिव बता देता हूँ, वैल्यूएशन थोड़ी और सस्ती करते तो बढ़िया रहता। ये न्यू एज कंपनी आजकल वैल्यूएशन महंगी ही लेके आ रहे हैं। दूसरा, प्रमोटर की होल्डिंग कम है, ये भी थोड़ा है कि आजकल ये फंडिंग जुटा लेते हैं, फिर अपनी होल्डिंग बेचते रहते हैं, फिर होल्डिंग प्रमोटर की कम रह जाती, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है। और एक तो बता दिए कि 2024 में जो लॉस है, लॉस वो नेगेटिव है, पर वो टैक्स के कारण है। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर यूएस से इंडिया के अंदर शिफ्ट किया था, तो यूएस वालों ने टैक्स लिया, वन टाइम एक टैक्स लेते हैं, इसके कारण उसका लॉस इसने दिखाया है। बाकी देखिए कि जो सेबी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं, उसका इंपैक्ट इन कंपनी पर पड़ता है। अब जैसे बीच में बात चल रही थी कि एफएनओ बैन हो सकता है, या एफएनओ के लॉट बढ़ा दिए, तो क्या रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो गया इनकी ब्रोकरेज कंपनी की, ये चीजें हैं, तो इसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल ये बैलेंस्ड कंपनी, अच्छी कंपनी नजर आ रही है, और जो ये प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट लगातार अच्छी चलते रहे, तो मुझे लगता है इसके लिए अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये ज्यादा रिस्की कंपनी नजर नहीं आ रही, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से कोई होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। मुझे भी पर्सनली अलॉट हुआ है, मुझे कंपनी तो थोड़ी इंटरेस्टिंग ही लगी। फिर दोस्तों पाइन लैब्स का आईपीओ, पाइन लैब्स का आईपीओ, इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन था। टोटली 2.46 टाइम्स, 2.46 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब हुआ, मतलब बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, डिमांड काफी कम चल रही थी। 5300 करोड़ रुपए लगे हैं। क्यूआईबीज ने 4 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया है, क्यूआईबीज की तरफ से 4600 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं। एनआईआई पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है, रिटेल पोर्शन 1.22 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है, एम्प्लॉय पोर्शन 7.35 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन मिल गया है ठीक ठाक, मतलब इतना ज्यादा इंप्रेसिव सब्सक्रिप्शन नहीं है। आगे आप में से किन किन लोगों ने अप्लाई किया मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया है। ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड अभी तक नहीं बता रही है, जीरो जीएमपी आप कह सकते हैं, बाकी ग्रे मार्केट का प्रीमियम अंदाजा ही होता है। अलॉटमेंट की चांसेस कितने हैं, तो लगभग एनआईए पोर्शन के अंदर 100% लग रहे हैं, रिटेल पोर्शन के अंदर भी लगभग 100% के आसपास चांसेस लग रहे हैं, मतलब लगभग लग रहा है कि इसके अंदर सबको अलॉटमेंट मिल जाएगा। इसका अलॉटमेंट स्टेटस कल की तारीख में 12 नवंबर को के फिनटेक की वेबसाइट पर हमें देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों कल की तारीख में टेनेको क्लीन एयर इंडिया का आईपीओ, इसकी जीएमपी 16% के आसपास चल रही है, 70 रुपए पर शेयर। एंकर लिस्ट आज आ जाएगी, पर कल की तारीख में आराम से डिस्कस कर पाएंगे। कंपनी क्या करती है, ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट वगैरह बनाती है, जैसे एयर फिल्टर होता है भाई बाइक वगैरह के अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर, वो ये मैन्युफैक्चर करती है। एग्जॉस्ट सिस्टम जो होता है, जिसको साइलेंसर भी बोलते हैं, उसको लेकर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। ऐसे कई सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है। कल की तक मैं रिव्यू वाले वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, आज मैं बना नहीं पाया, अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है इस कारण। फिर फुजियामा पावर 13 से लेकर 17 नवंबर के बीच में ये भी आईपीओ ओपन होने वाला है। इसकी ग्रे मार्केट में अभी तक कोई भी डिमांड नहीं है, इसका भी रिव्यू का वीडियो कल कोशिश करूंगा कि ये 2-3 जो भी है इनके निपटा दूं फटाफट। फिर कैपिलरी आईपीओ 14 से लेकर 18 नवंबर के बीच में, अभी तक इसका प्राइस बैंड मार्केट लॉट नहीं आया है, और जीएमपी वगैरह भी अभी तक ओपन नहीं हुई है, ओपन होते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ये थी सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, मेरी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।